हेलो एवरीवन। सो अभी के लेक्चर के पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 121 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 120 तक हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 121 स्क्रीन में है। ये भी एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है। तो आपके पास एक असर्शन है, आपके पास एक रीजन है, आपको ये बताना है कि दोनों ट्रू है या फॉल्स है, वो एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 121 आपसे क्या पूछ रहा है? असर्शन कहता है द स्पीड ऑफ बर्निंग, ये आपसे कह रहा है the speed of burning of black powder and certain degree of its strength is controlled by size of granulation। तो जो size of granulation होती है, grains का जो size होता है वो डिपेंड करता है, वो इस पे डिपेंड करता है कि black powder का speed of burning क्या होगा। उसका grain size डिपेंड करता है कि speed of burning उस black powder की, उस explosive powder की क्या होगी। assertion ये कह रहा है। reason क्या है? As the size of granulation decreases, जैसे ही granulation की size decrease होती है, the strength of powder increases. The strength of powder increases up to certain point. However, the speed of burning reduces when the powder is made very fine. If the powder is very fine, तो जो burning का speed है, it will get reduced. वो क्या हो जाता है? reduce हो जाता है, like dust, because all the spaces between the grains are filled up. अब ये क्यों होता है? क्योंकि ग्रेन्स के बीच में जितना भी स्पेस है वो पूरा का पूरा फिल हो गया है, ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है। तो रीजन और असर्शन दोनों ब्लैक पाउडर के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हम एज अ एक्सप्लोजिव मटेरियल यूज करते हैं और हमारे बुलेट्स में, ठीक है। तो ये जो स्पीड ऑफ ब्लैक पाउडर का बर्निंग है वो डिपेंड करता है उसके ग्रेन साइज पे। ये बिल्कुल सही है और ये भी रीज़न भी बिल्कुल सही है कि जो ग्रैन्युलेशन है, साइज जैसे ही उसका साइज आप जो ग्रेन साइज है, द साइज ऑफ ग्रैन्युलेशन जैसे ही डिक्रीज करते हो, साइज ऑफ ग्रेन्स जैसे ही डिक्रीज करते हो, जितना बड़ा ग्रेन साइज होगा उतने ही धीरे वो ब्लैक पाउडर जलेगा। ग्रेन साइज आप थोड़ा सा कम करोगे तो वैसे ही स्ट्रेंथ, उसकी पाउडर की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। पाउडर की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है एक सर्टेन पॉइंट तक। लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा फाइन कर दोगे, ये ब्लैक पाउडर को बहुत ज़्यादा फाइन कर दोगे, तो उसका जो पावर है, बर्निंग का जो स्पीड है, वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जितना भी स्पेस है बीच में वो सारा किससे फिल हो जाएगा? वो फिल हो जाएगा। तो इसका बोथ असर्शन एंड रीजन बिल्कुल करेक्ट है। असर्शन एंड रीजन बिल्कुल करेक्ट है और जो रीजन है बिल्कुल असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्या है? ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 आपसे क्या पूछ रहा है? असर्शन क्या है? आई बॉल्स बिकम फ्लैकेड आफ्टर डेथ। डेथ के बाद क्या हो जाता है? जो आई बॉल्स होती है वो फ्लैकेड हो जाती है। क्या हो जाती है? फ्लैकेड या फ्लैसिड हो जाती है। रीजन क्या है? देयर इज अ फॉल ऑफ इंटर ऑक्यूलर प्रेशर। क्या होता है? देयर इज अ फॉल, किसके? इंटर ऑक्यूलर प्रेशर कम हो जाता है, फॉल हो जाता है इंटर ऑक्यूलर प्रेशर अप्रॉक्स 20 mmHg to 12 mmHg विद इन 1 hour आफ्टर डेथ। तो डेथ के 1 घंटे के बाद जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, गिर जाता है। अप्रॉक्स कितना? 20 mmHg से 12 mmHg का फॉल आ जाता है। तो इस वजह से आई बॉल्स फ्लैकेड हो जाती है। ये बोल रहा है ये रीजन, ये बिल्कुल सही है। बोथ assertion and reason are correct and reason is correct explanation for assertion। बिल्कुल जस्टिफाई करता है। इसी वजह से ही आई बॉल्स फ्लैकेड हो जाती हैं, क्योंकि 1 घंटे के डेथ के 1 घंटे के बाद जो इंटर ऑक्यूलर प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है, वो फॉल हो जाता है 20 mmHg से 12 mmHg तक। इसी वजह से आई बॉल जो है सिंक हो जाती है, फ्लैकेड हो जाती है डेथ के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 भी असर्शन, आई थिंक यस, असर्शन रीजन क्वेश्चन है। तो इसका असर्शन क्या है? फोरेंसिक एग्जामिनेशन ऑफ पेंट रिक्वायर मैचिंग ऑफ लेयर्स ऑफ पेंट चिप। ठीक है, अगर आप पेंट एग्जामिनेशन करते हो, अगर आप पेंट एग्जामिनेशन कर रहे हो, तो उसकी मैचिंग करने के लिए आप बहुत सारे लेयर्स का एग्जामिनेशन करोगे, पेंट लेयर्स का एग्जामिनेशन करोगे पेंट चिप से। रीजन क्या है? नंबर ऑफ लेयर, सीक्वेंस ऑफ लेयर एंड कलर ऑफ ईच लेयर इज मैच्ड फॉर द पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन। येस ऑफ कोर्स। क्यों सारे लेयर्स को आप एग्जामिन कर रहे हो? क्योंकि आपको ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ लेयर्स हैं, कौन सा सीक्वेंस, कैसे कैसे सीक्वेंस है लेयर का एक दूसरे पे, ठीक है, और कलर क्या है,
उन पे क्या है, कलर कौन सा है, कलर क्या है, कैसा है, क्योंकि आपको फिर उनको कंपेयर करना है, आपका क्राइम सीन वाले पेंट को कंपेयर करना है आपके सस्पेक्टेड पेंट से, ताकि आप पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन कर सको। इसीलिए सारे लेयर्स का आइडेंटिफिकेशन पेंट चिप से ज़रूरी है। बिल्कुल करेक्ट है, रीज़न और असर्शन दोनों ट्रू हैं एंड आपका जो रीज़न है जस्टिफाई करता है आपके असर्शन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 का असर्शन है इंजरी पेनिट्रेटिंग टू डर्मल लेयर। ऐसी कोई इंजरी जो डर्मल लेयर को पेनिट्रेट करती है थ्रू डर्मल पेपिले वुड रिजल्ट इन रिजेस नॉट बीइंग जनरेटेड। तो इससे क्या होगा, अगर ऐसी कोई चोट लगती है जिसमें डर्मल लेयर तक इंजरी पेनिट्रेट कर रही है और डर्मल पेपिले तक भी पेनिट्रेट कर रही है वो इंजरी, तो उससे क्या रिजल्ट आएगा, उससे ये रिजल्ट आएगा कि जो रिज है वो फिर से जेनरेट नहीं होगी, जो रिज है वो फिर से जेनरेट नहीं होगी। ठीक है, ये आपका असर्शन कह रहा है। रीजन क्या है, इंजरी पेनिट्रेटिंग टू एपिडर्मल लेयर would repair themselves as they were prior to injury। अब ये रीजन ये कह रहा है कि जो इंजरी है जो एपिडर्मल लेयर तक पेनिट्रेट करती है। असर्शन में क्या था, असर्शन में ये कह रहा था कि जो इंजरी है वो कहाँ तक पेनिट्रेट कर रही है, जो इंजरी है वो आपके डर्मल पेपिले तक पेनिट्रेट कर रही है। ठीक है, और आपका डर्मल पेपिले तक पेनिट्रेट करने की वजह से जो रिज है वो वापस से जनरेट नहीं होंगे। अब जो इंजरी है जो पेनिट्रेट कर रही है एपिडर्मल लेयर तक, वुड रिपेयर देमसेल्व्स वेयर पीरियड टू इंजरी, जो खुद को क्या कर लेगी, खुद को रिपेयर कर लेगी जस्ट लाइक इंजरी के पहले जैसे थी। ठीक है, तो असर्शन और रीजन दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। ठीक है, अगर डर्मल लेयर तक इंजरी पेनिट्रेट करेगी तो रिज जनरेट नहीं होंगे, और अगर एपिडर्मल लेयर तक पेनिट्रेट करेगी तो वापस से ये रिकवर हो जाएगी। ये दोनों ट्रू है। ठीक है, बट जो रीजन है वो असर्शन को जस्टिफाई नहीं करता। ठीक है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो रीजन है वो असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 आपसे क्या पूछ रहा है, असर्शन फॉर कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल। For carbon tetrachloride molecule, Raman shift are identical if excitation is carried out with an argon ion laser or helium neon laser। ठीक है, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल है, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल है उसमें रमन शिफ्ट आइडेंटिकल होगा जब हम एक्साइटेशन कैरी आउट करेंगे आर्गन आयन लेजर से या हीलियम नियॉन लेजर से। ठीक है, रीजन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रमन शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्साइटेशन। अब ये कह रहा है जो एक्साइटेशन है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, क्या है, जो एक्साइटेशन है वो इंडिपेंडेंट है किसी भी वेवलेंथ पे, तो वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता। असर्शन क्या है, फॉर कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल, कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल का जो रमन शिफ्ट है वो आइडेंटिकल होगा इफ एक्साइटेशन इज कैरिड आउट विद आर्गन आयन लेजर और हीलियम आयन लेजर। ठीक है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ रमन शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट। किसकी बात कर रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड रमन शिफ्ट का इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी भी एक्साइटेशन वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता। ये बिल्कुल करेक्ट है। असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है एंड जो रीजन है वो असर्शन को जस्टिफाई करता है। करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है रीजन के साथ। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का कोई लेना देना नहीं है, पर रमन शिफ्ट आइडेंटिकल होता है आर्गन लेजर के साथ और हीलियम नियॉन लेजर के साथ। किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल का। हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। असर्शन कह रहा है नो बर्निंग, असर्शन कह रहा है नो बर्निंग, ब्लैकनिंग और टैटूइंग फिनोमेना मे बी ऑब्जर्व्ड अराउंड द एंट्रेंस होल इन क्लोज कॉन्टैक्ट गन शॉट वुंड। तो क्लोज कॉन्टैक्ट गन शॉट वुंड में कोई बर्निंग नहीं होगी, कोई ब्लैकनिंग नहीं होगी, कोई टैटूइंग नहीं होगी। रीजन क्या है, द इंटायर एजेक्टा लाइक प्रोजेक्टाइल स्मोक, सेमी बर्न्ड एंड अनबर्न्ड पार्टिकल्स एंड अदर हॉट गैसेस एंटर इनटू द टारगेट। बिल्कुल करेक्ट,
ठीक है। अगर आप कॉन्टैक्ट गन शॉट वुंड की बात कर रहे हो, बिल्कुल कॉन्टैक्ट गन शॉट वुंड की बात कर रहे हैं हम, तो कोई भी ब्लैकनिंग टैटूइंग देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये जो सारा कुछ इजेक्टर जो इजेक्ट हो रहा है वो सारा का सारा टारगेट में ही चला जाता है, इसलिए कोई भी बर्निंग टैटूइंग कुछ भी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती। असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 का असर्शन क्या है, जो एंजाइमेटिक डाइजेशन टेक्निक है इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट डाइएटम्स फ्रॉम बॉडी टिश्यूज। ठीक है, कौन सा डाइजेशन आप यूज कर रहे हो, एंजाइमेटिक डाइजेशन टेक्निक यूज कर रहे हो, क्यों यूज कर रहे हो, डाइएटम्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बॉडी टिश्यूज से। रीजंस क्या है, रीजन क्या है, डाइएटम्स हैव एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर कोट कंपोज्ड ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है कि आप कौन सा यूज करते हो, वेट अ मिनट, ओके, क्वेश्चन नंबर 127। तो ये पूछ रहा है जो एंजाइमेटिक डाइजेशन है, ठीक है, जो एंजाइमेटिक डाइजेशन है वो आप डाइएटम्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए बॉडी टिश्यूज से यूज करते हो, बिल्कुल करेक्ट। डाइएटम्स हैव एक्स्ट्रा सेल्यूलर कोट कंपोज्ड ऑफ मैग्नीशियम। डाइएटम का एक्स्ट्रा सेल्यूलर कोट बिल्कुल होता है, बट वो मैग्नीशियम से नहीं बना हुआ होता। वो किससे बना हुआ होता है, वो बना हुआ होता है सिलिका से। किससे बना हुआ होता है, वो सिलिका से बना हुआ होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि डाइएटम्स ग्लास हाउस में रहते हैं या ग्लास फ्रेस्ट्यूल, ग्लास फ्रेस्ट्यूल। ठीक है, ग्लास फ्रेस्ट्यूल मैग्नीशियम से बने हुए नहीं होते। तो असर्शन ट्रू है, रीजन तो गलत है, रीजन फॉल्स है, असर्शन ट्रू है। थर्ड आंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 128। क्वेश्चन 128 का असर्शन कह रहा है कि द स्टैंडर्ड बैलिस्टिक्स डाटा फ्रॉम द स्टैंडर्ड फायर आर्म अम्यूनिशन कॉम्बिनेशन हैव नो रेलेवेंस विद आवर्स कंट्री मेड फायर आर्म। ठीक है, तो जो बैलिस्टिक स्टैंडर्ड डाटा होता है फायर आर्म पे, अम्यूनिशन पे, और उसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसका कोई भी रेलेवेंस नहीं होता कंट्री मेड फायर आर्म्स में। जी हाँ, बिल्कुल, कंट्री मेड फायर आर्म्स क्या होते हैं, लोकली बने हुए फायर आर्म्स होते हैं और उनका कोई बैलिस्टिक स्टैंडर्ड नहीं होता, कोई एग्जामिनेशन या कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड वो फॉलो नहीं करते हैं। कौन से फायर आर्म्स, कंट्री मेड फायर आर्म्स। लोकल जो फायर आर्म्स बनते हैं, इलीगल फायर आर्म्स जो बनते हैं, वो कोई भी स्टैंडर्ड बैलिस्टिक्स को फॉलो नहीं करते, स्टैंडर्ड बैलिस्टिक्स डाटा को फॉलो नहीं करते। रीजन क्या है, देयरफॉर if the range of fire etc have to be ascertained in case of involving country made firearm, they must be based on the exhaustive tests, okay, exhaustive test with the suspected firearm and ammunition of the same make and batch if possible to the one used in the crime। तो अगर ऐसा कोई क्राइम सीन है जिसमें कंट्री मेड फायर आर्म यूज किया हुआ है, अगर उसका आपको एग्जामिनेशन करना है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको उसी से एग्जॉस्टेड आपको उसी वही फायर आर्म यूज़ करना चाहिए और जो अम्यूनिशन यूज़ किया गया है वही ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट टू नो द इंफॉर्मेशन। ये बिल्कुल करेक्ट है, रीज़न भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये कोई भी करेक्ट स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते हैं। असर्शन रीज़न बोथ आर ट्रू, ठीक है, बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 129। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 129 क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस। आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है, एग्जामिनेशन ऑफ एन अननोन ब्लड स्टेन। तो अननोन ब्लड स्टेन अगर है तो आपको कैसा एग्जामिनेशन करना है, इसका सीक्वेंस बताना है। सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करोगे, बेंजीडीन टेस्ट करोगे, हीम क्रोमोजन टेस्ट करोगे, या एब्जॉर्प्शन एंड इन्हिबिशन एग्जामिनेशन करोगे। फर्स्ट एब्जॉर्प्शन इन्हिबिशन, बेंजीडीन, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, रिंगेसेस, कैसलमेयर टेस्ट, टाइकमैन टेस्ट, ओके, Fullthorpe method, Oakley-Fullthorpe method, mixed agglutination tests। नेक्स्ट है लेटस क्रस्ट मेथड, अब्जॉर्प्शन इल्यूशन मेथड, सिंगल डिफ्यूजन एसे और आरएनए बेस्ड एसे। तो कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो सबसे पहले आप करते हो कैसलमेयर टेस्ट। सबसे पहले आप कैसलमेयर टेस्ट करोगे, जिसे हम फिनोफ्थलीन एग्जामिनेशन भी कहते हैं या फिनोफ्थलीन टेस्ट भी आप कहते हो। उसके बाद आप यूज़ करोगे टाइकमैन टेस्ट, ठीक है, उसके बाद क्या यूज़ करोगे आप, टाइकमैन टेस्ट यूज़ करोगे। उसके बाद ओकेले फुलथ्रोप आप मेथड यूज़ कर सकते हो एग्जामिनेशन के लिए। एंड लास्टली मिक्स एग्लूटिनेशन मेथड आप
यूज करोगे ब्लड एग्जामिनेशन पे, ब्लड स्टेन एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, करेक्ट सीक्वेंस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 आपसे पूछ रहा है which of the following process are correct in order to their occurrence during automation of atomic absorption spectroscopy। तो atomic absorption spectroscopy में कौन कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है? atomic absorption spectroscopy means आस में ये कैसे कैसे फॉलो होता है ये आपको बताना है। फर्स्ट नेबुलाइजेशन होता है, सॉल्वेंट इवेपोरेशन होता है, वोलेटाइलाइजेशन होता है या डिसोसिएशन होता है। इनका अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग प्रोसेस है। ये चारों प्रोसेस होती ही होती है, पर कौन से सीक्वेंस में प्रोसेस होती है आस के अंदर ये आपको बताना है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले नेबुलाइजेशन होता है, तो सबसे पहले नेबुलाइजेशन ऑप्शन 3 और ऑप्शन 1 में है। नेबुलाइजेशन के बाद सॉल्वेंट इवेपोरेशन होता है, तो सॉल्वेंट इवेपोरेशन आपके फर्स्ट ऑप्शन में है। नेबुलाइजेशन, सॉल्वेंट इवेपोरेशन के बाद आपका वोलेटाइलाइजेशन होता है एंड देन लास्टली डिसोसिएशन होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आज में एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी इसी सीक्वेंस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड रिसेंटली 3 सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इन विच सेट ऑफ फॉलोइंग सिटीज। तो कौन कौन से ऐसे फॉलोइंग सिटीज हैं जिनमें नई 3 सेंट्रल लेबोरेटरीज बनी है? तो सबसे फ्रेश और नई, अभी तो बहुत साल हो गए ये सेंट्रल लेबोरेटरीज को भी बने, लेकिन रीसेंट पास्ट में देखो तो यहीं ही ये सारी सेंट्रल फोरेंसिक लेबोरेटरी बनी है। कहाँ? पुणे में, भोपाल में और गुवाहाटी में। जोधपुर में तो है ही नहीं, बैंगलोर में भी नहीं है, अहमदाबाद में भी नहीं है। तो आपके पुणे, भोपाल एंड गुवाहाटी में आपकी रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड सेंट्रल फोरेंसिक लेबोरेटरीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 में आपने क्या करना है? मैच द फॉलोइंग करना है। मैच द फॉलोइंग क्या है? यहाँ पे नक्स वोमिका, एट्रोपा बैलाडोमा, सेमिकार्पस एनाकार्डियम एंड तेवेटिया पोरोपोरिया। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इसका आपको एक्टिव प्रिंसिपल बताना है। नक्स वोमिका का एक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है? नक्स वोमिका का एक्टिव प्रिंसिपल है ब्रुसिन। सेकेंड है एट्रोपा बैलाडोना, बैलाडोना में आपका हायोसाइमिन प्रेजेंट होता है। थर्ड है आपका सेमिकार्पस एनाकार्डियम, इसमें बिलावोनोल प्रेजेंट होता है, सी, एंड जो बच गया वो डी। तो ये आपका करेक्ट मैच है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 भी मैच करना ही है आपको, फर्स्ट लिस्ट को सेकेंड लिस्ट से मैच करना है। यहाँ पे आपके पास कुछ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं जिसके एग्जाम्पल्स पे आपको मैच करना है। फर्स्ट है आपका मेलेथायोन। मेलेथायोन क्या है? कार्बामेट्स है, पायरेथायरॉइड्स है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस है, ऑर्गेनोक्लोरिन्स है। तो फर्स्ट जो है वो आपका ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड है। सेकेंड एलिकार्ब। एलिकार्ब क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, एलिकार्ब एक क्या है? कार्बामेट है। एलिकार्ब क्या है? एक कार्बामेट है, तो कार्बामेट पे जाएगा। थर्ड है एंडरीन। एंडरीन आपका ऑर्गेनोक्लोरीन्स में आता है। एंडरीन आपके ऑर्गेनोक्लोरीन्स में आता है। एंड देन आपका आ जाएगा पायरेथायरॉइड्स। ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 134। क्वेश्चन नंबर 134। तो क्वेश्चन नंबर 134 में भी आपने लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी फीचर्स हैं, आपके करेंसीज में। तो 100 की जो करेंसी नोट होता है उसमें आपका सिक्योरिटी फीचर क्या है? इसमें ट्रायंगल सिक्योरिटी फीचर होता है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड 200 का जो नोट है उसमें एच मार्क होता है, ठीक है। थर्ड क्या है? 500 का नोट। 500 के नोट में आपको सर्कल मिलेगा एंड 2000 के नोट में आपको हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन देख लेना, मैंने मैच कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 में भी आपको लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में भी आपको कुछ मॉडल सिग्नेचर, पैचिंग, रिट्रेसिंग, पेन लिप्स, ये सारी चीजें
दी हुई हैं, यहाँ पे आपको करेक्ट कोड मिले हुए हैं, तो आपको करेक्ट मैच करना है। फर्स्ट आपका है मॉडल सिग्नेचर। तो मॉडल सिग्नेचर क्या है? एनी स्ट्रोक दैट गोज बैक ओवर द सेम राइटिंग स्ट्रोक। ठीक है, तो ये तो रीट्रेसिंग हो गया। ठीक है, रीट्रेसिंग क्या हो गया? आप एक ही स्ट्रोक, एनी स्ट्रोक दैट गोज बैक ओवर द सेम राइटिंग स्ट्रोक, दिस इज रीट्रेसिंग। यहाँ पे फर्स्ट कर देते हैं, ये रीट्रेसिंग हो गई। एन इंटरप्शन इन अ स्ट्रोक कॉज्ड बाय रिमूविंग द राइटिंग इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द पेपर। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया पेन लिफ्ट। आप पेन लिफ्ट करोगे तब जाके इंटरप्शन आएगा। ठीक है, तो ये तो पेन लिफ्ट में हो गया, ये पेन लिफ्ट कहलाएगा। अ जेन्युइन सिग्नेचर दैट हैज बीन यूज्ड टू प्रिपेयर अ इमिटेटेड और ट्रेस्ड फॉर्जरी, ये आएगा आपका मॉडल सिग्नेचर में, क्योंकि आप ट्रेस जेन्युइन सिग्नेचर को जब आप यूज करोगे इमिटेट करने के लिए, तब वो मॉडल सिग्नेचर बन जाएगा। एंड फोर्थ तो आपका बच गया, वो हो गया फोर्थ। ठीक है, पैचिंग, retouching and going back over a defective portion of a writing stroke, फिर से करेक्ट करने के लिए, तो वो आपकी हो जाएगी पैचिंग। तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है, करेक्ट मैच है। क्वेश्चन नंबर 1